नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, बिहार एसआई मेंस का तैयारी आप सभी लोग शुरू से अंत तक करते रहिए और अपना लूसेंट का जो तैयारी है उसको और भी बेहतर करते रहिए। आपका यहाँ पे डेली बेस पे लूसेंट से प्रैक्टिस सेट चलाया जाएगा, जिससे आपकी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आने का संभावना है यहाँ से और भी ज़्यादा हो जाता है। अगर आप लूसेंट बेहतर तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं तो उसको शुरू कर दीजिए बेहतर तरीके से, यानी एक एक टॉपिक को पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप इंडियन जियोग्राफी को ज़्यादा ध्यान दीजिए और पॉलिटी को तो पढ़ना ही है, लेकिन आपका जो इतिहास में आधुनिक भारत है उसको आप ज़्यादा बेटर ध्यान दीजिए, क्योंकि वहाँ से प्रश्न आपका ज़्यादा पूछा जाएगा। ठीक है, तो बात करेंगे यहाँ पे कि आप सभी लोग सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और आप लाइक करके जाइएगा। इससे क्या होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपको डेली बेस पे प्रैक्टिस प्रोवाइड कराने का पूरा कोशिश करूँगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। आंसर करिएगा, 3 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको। यहाँ पे समय आप देख पा रहे होंगे 11:53, यानी रात में मैं वीडियो बना रहा हूँ, समय नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जो मैंने आपसे वादा किया है उसको मैं ज़रूर निभाऊंगा। चाहे कुछ हो जाए, मैं आपको डेली बेस पे लूसेंट का एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड ज़रूर कराऊंगा। तो आप सभी लोग बस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ 50 क्वेश्चन जब मैं टाइप करके आपको इम्पोर्टेंट दे रहा हूँ तो क्या आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। हड़प्पा सभ्यता, इन दोनों, यानी सी आपका यहाँ पे उत्तर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नोट करते चलिएगा कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। स्वायत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी। आंसर करिएगा सभी लोग। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गुजरात इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, याद रखना है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनजीटी का फुल रूप क्या है, यानी पूर्ण रूप पूछा गया है, फुल फॉर्म पूछा गया है एनजीटी का। आंसर करिएगा सभी लोग, कोशिश कीजिएगा कम से कम आपका 35+ यहाँ पे क्वेश्चन सही हो। उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, जिसने भी ऑप्शन ए करेक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दलदली अथवा एवं ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है। आंसर करिएगा सभी लोग। आप सभी लोग डिटेल का प्रॉब्लम मत लीजिएगा, मैं आपको इतना प्रैक्टिस क्वेश्चन करा दूंगा कि आपको वही डिटेल अगर आप क्वेश्चन में करेंगे तो और भी बेहतर होगा। उत्तर हो जाएगा मैंग्रोव वन। क्या हो जाएगा, मैंग्रोव वन इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। भारत में मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में पाए जाते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा आपका मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि संकटापन रिडले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन है। आंसर हो जाएगा महिरगाथा में। कहाँ पे, महिरगाथा इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यानी देखा जाए तो संकटा रिडले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन कहाँ पर है, तो महिरगाथा में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ पर है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको अगर आपको याद है तो सही है, अगर नहीं याद है तो इसको आप समझ लीजिएगा कि आंसर क्या होगा इसका। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका सी उत्तर हो जाएगा, मणिपुर। यानी आपका उत्तर यहाँ पे मणिपुर इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें से पूछा गया है कि गुजरात के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। आंसर करिएगा सभी लोग। उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी यह मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, गुजरात सही है। यह नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी सही है। यह कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी सही है। यानी आपका ए उत्तर गलत हो जाता है।
नेक्स्ट है कि विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ था। उत्तर हो जाएगा जूट तथा रुई उद्योग, यानी आपका यहाँ पे सी उत्तर करेक्ट उत्तर होता है। अगर देखा जाए सीमेंट आपका सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में होता है, तो याद रखिएगा राजस्थान में सीमेंट सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है। उत्तर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी गुण पुरुष। यानी गुप्तचरों को मौर्य काल में गुण पुरुष कहा जाता है। अगर देखा जाए मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ए आपका उत्तर यहाँ पे राइट उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था। उत्तर हो जाएगा आपका हिंदूशाही यानी बहमशाही, यानी ये आपका उत्तर यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। अगर देखा जाए महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो अमीन उल मिल्लत। क्या हो जाएगी, अमीन उल मिल्लत, याद रखना है सभी लोगों को। नेक्स्ट प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कौन सी सदी में हुआ था, और आंसर सभी लोग बताएंगे। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 14वीं सदी में। अगर देखा जाए कौन से ईस्वी में, तो 1336 में इसका स्थापना हुआ था विजयनगर साम्राज्य का, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था। अनुयायी था, आंसर करिएगा सभी लोग। उत्तर हो जाएगा शिव नारायण का, यानी देखा जाए मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था, तो शिव नारायण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के समय में, यानी अकबर के समय मुगल सूबरों यानी प्रांतों की संख्या 15 थी, जो औरंगजेब के समय बढ़कर कितनी हो गई थी। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 21। अगर देखा जाए अकबर मतलब दीवान ए वाजिरात ए कुल कौन इसका स्थापना किया था, तो अकबर ने किया था, याद रखिएगा। जो आपको उससे रिलेटेड प्रश्न होगा या फिर उत्तर होगा मैं आपको बता दूंगा। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बीजापुर के सुल्तान से अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में इससे छीन लिया था। किससे, बीजापुर के सुल्तान से। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वल्लभ यानी बाल गंगाधर तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक आपका उत्तर सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। आंसर करिएगा, इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंसारी। अंसारी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। अगर बात करें डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है, तो किसकी है, सभी को पता होना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू का है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मान लीजिए भारतीय रिजर्व बैंक दर 1% घटा देता है, तो इसका प्रभाव क्या होगी। इसका प्रभाव यही होगा कि बाजार में अधिक नकदी हो जाएगी, यानी बी आपका यहाँ पे उत्तर सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में आरबीआई द्वारा 50 रुपए के नोट के पृष्ठ भाग में किसका रूपांतरण किया गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका 18 का ऑप्शन डी हो जाएगा, हम्पी का पत्थर से बना रथ। डी आपका यहाँ पे उत्तर सही हो जाता है। अगर देखा जाए 500 के नोट पे कौन सा है, तो आई थिंक देखा जाए तो याद नहीं है, लेकिन लाल किला, सांची का स्तूप या फिर लाल किला होना चाहिए। आप कमेंट कीजिएगा कि 500 के नोट पर और 200 के नोट पर किसका पीछे चित्र बनाया गया है। आंसर करिएगा सभी लोग। खुले बाजार की कार्यवाहियाँ
समाहित होती हैं? खुले बाजार की कार्यवाहियाँ समाहित होती हैं कौन सी विधियों में या फिर नियंत्रण में? उत्तर हो जाएगा शाख नियंत्रण की परिणात्मक विधियों में। बी आपका उत्तर यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शिवपुर में। यानी शिवपुर में देखा जाए तो आपका स्वर्ण रिफाइनरी स्थापित किया गया था शिवपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है, कमेंट सभी लोग का आना चाहिए कि कौन कितना सही कर पा रहा है, ताकि मुझे भी पता चले कि आप सभी लोग का कमांड बेहतर तरीके से डेली बेस पे इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। विश्व में रबर उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? रबर उत्पादन में पूछा गया है तो ऑप्शन बी हो जाएगा थाईलैंड। अगर देखा जाए हीरा संस्थान आपका कौन सा है, कौन से शहर में, तो सूरत। याद रखिएगा सूरत इज द करेक्ट हो जाएगा। हीरा सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो हीरा सूरत में। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता राष्ट्र कौन सा है? उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका बी हो जाएगा चीन। चीन आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। यानी तंबाकू देखा जाए सबसे बड़ा उत्पादक आपका तो चीन ही है। भारत आपका दूसरा नंबर पे आता है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है कि खुली आकाश नीति क्या है? खुली आकाश नीति क्या है, आंसर करिएगा सभी लोग। चलिए उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नगर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए प्रारंभ की गई योजना खुली आकाश नीति। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, यह आपका प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि इंडिया इज फॉर सेल, इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है चित्रा सुब्रमण्यम के द्वारा। कौन सी पुस्तक? इंडिया इज फॉर सेल। याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट है कि लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? उत्तराखंड में पूछा गया है तो सभी को आंसर याद होना चाहिए। बुग्याल एवं पयार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुग्याल एवं पयार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाले नदियाँ कौन सी हैं? जो सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं वो कौन सी नदियाँ हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका गंगा और ब्रह्मपुत्रा। सभी ने आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए बताया होगा, जो कि सभी का उत्तर यहाँ पे सही उत्तर होता है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न और भी इम्पोर्टेंट है कि उमियन झील किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट है, अगर याद है तो आंसर कीजिएगा, अगर नहीं याद है तो स्किप कर जाइएगा, गलत आंसर न कीजिएगा। उमियम झील किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा मेघालय में। कहाँ पे? मेघालय। अगर देखा जाए तो आपका सी उत्तर यहाँ पे सही उत्तर होता है। और देखा जाए लोकटक झील आपका कौन से है? तो मणिपुर में। याद रखिएगा लोकटक झील मणिपुर। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ पर स्थित है? आंसर कीजिए सभी लोग। उत्तर हो जाएगा आपका जोग प्रपात। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे उत्तर सही हो जाता है। एशिया का सबसे बड़ा प्रपात आपका कौन सा है? तो हुंड्रू प्रपात है। कौन सा? हुंड्रू प्रपात। याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? आंसर करिएगा कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? तो आर्टिकल आपका 79 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। यानी 79 में कहा गया है कि संसद होगी, यानी संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। बी आपका उत्तर यहाँ पे सही उत्तर होता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? आंसर करिएगा सभी लोग। उत्तर हो जाएगा 30 का ऑप्शन सी साधारण विधेयक। सी आपका उत्तर यहाँ पे करेक्ट उत्तर होता है। अगला प्रश्न है कि क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? समझिएगा फिर आंसर करिएगा।
आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, कभी नहीं। क्योंकि राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति कभी भी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करते हैं। अगर देखा जाए राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद में अध्यादेश जारी करता है तो 123 में। क्या हो जाएगा? 123 इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा सभी का। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? कौन सा अनुच्छेद है आपका? तो आर्टिकल आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 74। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्न में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? तैंतीस का उत्तर सभी का यहाँ पे सही होना चाहिए। उत्तर होता है आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इज द करेक्ट उत्तर होता है सभी लोगों का। डी आपका सही उत्तर हो जाता है। निम्न में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर पारित नहीं है? बस आप सभी लोग टेस्ट लगाते चलिए, नोट करते चलिए कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा सही करेंगे तो आपका मनोबल भी बढ़ेगा और आप प्रैक्टिस और भी ज़्यादा करेंगे और रिवीजन भी बेहतर तरीके से करते रहेंगे। उत्तर आपका बी हो जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते, यानी संचित निधि से उपराष्ट्रपति को वेतन नहीं दिया जाता है। बी आपका उत्तर सही हो जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका यहाँ पे ऑप्शन ए बी दोनों सेम हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति होना चाहिए था, तो सभी लोग नोट करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना मीटर प्रति सेकंड होता है? उत्तर हो जाएगा आपका 330 मीटर प्रति सेकंड लगभग देखा जाए तो वायु में ध्वनि का वेग होता है। सूर्य ग्रहण तब होता है कब? अभी सूर्य ग्रहण लगा था ना, तो इसका स्थिति क्या होता है? इसका स्थिति यही होता है कि चंद्रमा बीच में हो जाता है, इसके कारण सूर्य ग्रहण हो जाता है। ये आपका उत्तर यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं कि एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। यह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? यह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? आंसर करिएगा, सभी का आंसर यहाँ पे सही आना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दूरदृष्टि दोष, यानी उन व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हुआ होता है, ठीक है। अब ये बताइए कि भस्मों का स्वाद कैसा होता है? सिंपल क्वेश्चन है, आंसर सभी को आना चाहिए। भस्मों का स्वाद कैसा होता है? तो देखा जाए तो ये आपका 38 का क्या हो जाएगा यार? 38 का तो आंसर लग रहा है गलत हो गया है, लेकिन मेरे हिसाब से खट्टा होना चाहिए। बी आपका उत्तर यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है। अगर आपको आंसर गलत लगता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। 38 बगल में आंसर करिएगा सभी लोग। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉकेट को चलने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं कौन से? उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा प्रणोदक। सी आपका यहाँ पे राइट उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? राइट उत्तर हो जाएगा आपका कार्नेलाइट। क्या हो जाएगा? कार्नेलाइट इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यानी मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण आपका देखा जाए तो कार्नेलाइट से किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आलू में मोजेक रोग का कारण क्या है? देखा जाता है कि आलू में रोग पकड़ लेता है कई प्रकार का, तो रोग उसमें मोजेक होता है कौन सा? तो किसके कारण होता है ये? तो ये फाइनली देखा जाए तो विषाणु के कारण होता है, यानी वायरस के कारण, जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है कि चंदन के पेड़ों को क्या माना जाता है? चंदन के पेड़ों को क्या माना जाता है? आंसर करिएगा सभी लोग। सभी का आंसर यहाँ पे सही आना चाहिए। चलिएगा सभी का उत्तर हो जाएगा आंशिक मूल परजीवी, यानी चंदन के पेड़ों को परजीवी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसके पेड़ पे देखा जाए तो
कई प्रकार के सांप वगैरह भी पाए जाते हैं, सुना गया है ऐसा, या फिर कहीं भी पढ़ेंगे तो आपको सांप वगैरह दिखेगा ही। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग के कारण क्या है? यानी पत्ती में देखेंगे कि लाल हो जाता है, कभी नारंगी और पीला रंग का भी देखने को मिलता है, तो इसका फाइनली कारण पूछा गया है। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कैरोटीनॉइड, यानी कैरोटीन के कारण आपका देखा जाए तो लाल, नारंगी, पीला आपको देखने को मिलता है। बी आपका उत्तर यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है। अगला है कि निम्न में से कौन सा कोशिका अंग मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्रहकार की तरह कार्य करती है? उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा लाइसोसोम। डी आपका यहाँ पे उत्तर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगर देखा जाए कोशिका में आपका 80% पदार्थ कौन सा पाया जाता है, तो 80% आपका जल पाया जाता है कोशिका में, पदार्थ में देखा जाए। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है कि बाढ़ रोका जा सकता है किसके द्वारा? बाढ़ देखा जाए तो कई प्रकार से बहुत तेज़ी से आता है या फिर बहुत खतरनाक भी बाढ़ देखा गया है, तो उसका रोकने का उपाय भी है। तो उसका उपाय कौन सा है? उसका उपाय यही है कि नदियों पर बांध बनाकर और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करके, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएंगे तो बाढ़ वहाँ से भी रोका जा सकता है और आपका पर्यावरण भी और भी बेहतर होगा। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है, कौन सी जाति? तो देखा जाए तो आपका उत्तर बी हो जाएगा, सनकतापन, ये आपकी जाति है। बी आपके उत्तर सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 15 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? चलिएगा आंसर देखते हैं कौन सही करता है। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा थल सेना दिवस, यानी थल सेना दिवस आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। सभी ने आंसर यहाँ पे सही किया होगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि लीलावती पुस्तक संबंधित है किससे? गणित से या फिर वनस्पति शास्त्र से, जंतु विज्ञान से या फिर अर्थशास्त्र से? उत्तर कौन सही किया होगा? आंसर हो जाएगा आपका गणित से, यानी लीलावती जो पुस्तक है वो आपकी गणित से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से पुस्तक उपन्यास के लिए दिया जाता है? सॉरी, यहाँ पे पुरस्कार है, मैंने गलत पढ़ दिया है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? आंसर करिएगा, थोड़ा सा जल्दी में मिस्टेक होता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 49 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बुकर पुरस्कार। यानी देखा जाए तो आपका पुरस्कार जो उपन्यास के लिए आता है वो आपका बुकर पुरस्कार है, नोट करिएगा सभी लोग। अगला प्रश्न और लास्ट का प्रश्न है कि राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? सभी लोग बताएंगे कि जन गण मन किसने गाया है, इसका रचयिता कौन है? आंसर क्या हो जाएगा? ये कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में गाया गया था। इसके रचयिता आपके रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। अगर बात करें वंदे मातरम तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 50 प्रश्न खत्म होता है। अब आपको बताना है कि आप 50 प्रश्न में से कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। 35 प्लस है तो समझिएगा कि आपकी मेंस का जो तैयारी है बेहतर तरीके से चल रहा है। ठीक है, अब आप कमेंट करिए कि आप कितना सही कर पाए हैं और कितना आपका क्वेश्चन गलत हुआ, क्योंकि दोनों को ले करके चलना है, गलत और सही। अगर ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहा है तो देखिए क्यों गलत हो रहा है, बुक से उठाइए, उसको रिवीजन कीजिए कि आपका कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है और वो क्वेश्चन आपका कौन से टॉपिक से है, या फिर भूगोल से है या फिर इतिहास से है। इस तरीके से आप अगर रिवीजन करेंगे तो आपका रिवीजन और भी बेहतर होता चला जाएगा। तो मुझे अब दीजिए इजाज़त, अब मैं आपको अगले वीडियो में जल्द ही मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।